हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उन क्वेश्चन की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कल हमने इसका प्रीवियस एक पहला पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज हम आपके सामने लेके आए हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो ये श्रृंखला जो चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, इसके हर एक पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, उनमें बताए हुए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप जो वीडियो में क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको ध्यान से करेंगे, समझेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका मैथ्स का पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, और इस सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग 3 चैप्टर लेने वाले हैं। वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी और निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इन 3 चैप्टर के हम वो क्वेश्चन बनाएंगे जो कि अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसमें भी कौन से सेक्शन के, इसमें भी हम 1 नंबर वाले या 2 नंबर वाले प्रश्नों पर ज्यादा जोर डालेंगे। जो 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, 6 नंबर वाले प्रश्न हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो, जो आने वाले वीडियो है, जो इसकी श्रृंखला है, जो सीरीज है, अब जो पार्ट है, उस पर हम इसको करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, पहला पार्ट हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस पर हम पहले चर्चा करने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो क्वेश्चन है वो क्या होंगे। तो अधिकांशतः जो इससे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, दो चर वाले रैखिक समीकरण से, वो क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि आपको एक 2 रैखिक समीकरण दे देंगे और 2 रैखिक समीकरण में पूछा जाएगा आपसे कि पता कीजिए, ज्ञात कीजिए कि दिए गए समीकरण के जो है कैसे हैं, मूल संगत हैं, या दी गई समीकरण असंगत हैं, या इनके एक अद्वितीय हल है, या इनके बहुत सारे हल हैं। इस ढंग से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसका लेते हैं पहला क्वेश्चन। वो क्या है देखिएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो पहला क्वेश्चन है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वो आप क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण का आलेख होता है। ठीक है नहीं? अगर आप देख रहे हैं इसमें, तो उसमें 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है इसमें सीधी रेखा, दूसरा है परवलय, तीसरा है वक्र और चौथा है वृत्त। तो रैखिक समीकरण का आलेख होता है। आलेख क्या होगा? अगर आपके पास जो रैखिक समीकरण होती है इस फॉर्म में होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण का रूप है। तो इस रैखिक समीकरण के जो समीकरण बने, जो ग्राफ बनेगा, तो कैसे बनेगी? हमेशा एक सीधी रेखा बनेगी, चाहे वो रेखा ऐसे बने, ठीक है ना, इस एक द्विमीय तल है, 2 डायमेंशनल प्लेन है हमारे पास, चाहे वो रेखा ऐसे बने, चाहे वो रेखा ऐसे बने, किसी भी में बने तो लेकिन बनेगी कैसे? सीधी रेखा बनेगी। तो उसका जो आंसर आपके पास रैखिक समीकरण का आलेख होता है वो है एक सीधी रेखा। ठीक। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इसका भी आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। क्या है कि रैखिक युग्म a1x, आप भी साथ साथ पढ़ते रहेगा, तो हमारी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने पर ग्राफ होता है। ग्राफ होता है। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। 4 विकल्प में पहला विकल्प आपके पास क्या है? इस ढंग से दिया है। सेकंड में आपको दिया गया है इसमें इस ढंग से समांतर रेखाएं दे रखी है। तीसरे विकल्प में आपको एक सीधी रेखा दी गई है इस ढंग से, और चौथे विकल्प में आपको दिया गया है एक सर्किल, एक वृत्त दिया गया है। तो आपके पास जो समीकरण है वो क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों रैखिक समीकरण है। देख रहे हैं आप, ये दोनों रैखिक समीकरण। तो इनसे ग्राफ कैसे बनेगा? और 2 समीकरण है, तो पूछा जा रहा है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि एक अद्वितीय हल होने पर प्राप्त होता है। एक अद्वितीय हल होना चाहिए, यूनिक हल होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 समीकरणों का एक अद्वितीय हल तभी होता है जब वो एक दूसरे को काटते हैं। अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को जितनी बार काटेंगी उतने इसके सॉल्यूशन होंगे। जैसे हम देख रहे हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक देख रहे हैं, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो कितने हल होंगे? एक हल होगा। अगर 2 जगह हल कर रही हैं तो और कैसे होगा? 2 उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है नहीं? तो पूरा बोला जा रहा है प्रश्न में कि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकंड है क्वेश्चन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल होने पर ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ प्राप्त होगा? तो आपके पास ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है नहीं? ये याद रखिएगा, अद्वितीय हल होने पर ये से। और ये वाला कब होगा प्राप्त? समांतर रेखाएं कब होंगी? तो समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन हमारे पास है, उसके लिए बता देता हूं आपको, वो मैं साथ साथ दिखा भी देता हूं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। अगर
हमारे पास दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी समीकरण हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, तो यह याद रखिएगा इसका सोल्यूशन कैसे होगा। इसका जो सोल्यूशन होगा एक अद्वितीय हल, ध्यान दीजिएगा ये एक अद्वितीय हल माने एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड में हमारे पास है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। दोनों इक्वेशन का जो रेशियो है, जो गुणांक का जो रेशियो है, वो अगर सब बराबर हो जाए तो तब क्या होगा, तब दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती होंगी। और इनके कल कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। संपाती का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर एक रेखा ऐसी है, अगर मान लीजिए ये एक रेखा है हमारे पास ए बी, इसी के ऊपर मैं एक और रेखा ड्रॉ कर लेता हूं इस रंग से, तो ये क्या हो गई सी और डी। तो एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा क्या हो गई, बिल्कुल ओवरलैप हो गई, ठीक है नहीं। तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है ना। और ये रेखा ए बी रेखा और सी डी रेखा कितने बिंदु में टच कर रही है एक दूसरे को, कोई हिसाब है, कोई हिसाब नहीं। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत हल माने अनेक हल होंगे। किसके लिए, इस कंडीशन में अनेक हल होंगे। कब, जब इनका रेशियो जो होगा, उनके गुणांक का जो रेशियो होगा बराबर होगा। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है नहीं। आप समझ रहे हैं बात को। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, थर्ड कंडीशन हमारे पास है इनकी, वो ये कि मैं यहां पर लिख देता हूं उसको। अगर इनका जो रेशियो है a1 अपॉन a2 बराबर ये है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, इनका रेशियो बराबर नहीं है, तो तब क्या होगा, तब रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। और समांतर रेखाएं जब होंगी तो एक दूसरे को टच तो करेंगे नहीं, और जब एक दूसरे को टच करेंगे नहीं तो फिर सॉल्यूशन कितने होंगे, तो सॉल्यूशन होंगे कितने, एक भी नहीं होगा। वही दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितनी बार टच कर रही है, कितनी बार क्रॉस कर रही है, कोई एक बार भी नहीं कर रही है। इसका मतलब इससे कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई हल नहीं। किसमें, जब रेखाएं समांतर होंगी। और समांतर की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो तीन कंडीशन हमारे पास है जो हमें याद होनी चाहिए। अगर तीन कंडीशन हमारे पास हमें याद हो गई तो कोई सा भी सवाल आ जाए इसके ऊपर हम आराम से बनाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा बोर्ड एग्जाम में इसमें सवाल आता ही आता है, एक सवाल इस पर जरूर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चन को, इन कंडीशंस को आप याद रखिएगा, ये तीन कंडीशन क्या है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया। इन्हीं कंडीशन में मैं कुछ और सवाल आपके सामने ले आ रहा हूं, देखिएगा उनको। अच्छा, इसमें एक चीज और रही, मैं आपको बताता हूं साथ साथ। कई बार क्वेश्चन में आता है कि इनके संगत समीकरण कौन से, संगत समीकरण युग्म कौन सा है, असंगत समीकरण युग्म कौन सा है। तो जो हमारे पास संपाती रेखाएं वाली कंडीशन है ये वाला, तो यही क्या है, ये हो गया हमारे पास संगत वाला। और जो समांतर रेखाएं वाला होगा वो हो गए असंगत, जो साथ साथ नहीं है। संगत बने एक दूसरे को साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल टच करते हुए चल रहे हैं। जो टच करते हुए नहीं चल रहे हैं अर्थात जो समांतर हैं वो क्या होंगे, असंगत होंगे। तो इस ढंग से भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखा है क्या है सवाल कि यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2, पहला है 3x प्लस 2ky बराबर 2 एवं 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y बराबर 1 कैसी है, परस्पर समांतर हैं। ये आपको कहा जा रहा है कि परस्पर समांतर हैं। अगर परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा था कंडीशन की समांतर की कंडीशन क्या है, क्या है समांतर की कंडीशन, समांतर की शर्त हमने भी पढ़ी थी, कोई बता सकता है। समांतर की शर्त पढ़ के हमने a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमारी इनकी तुलना करेंगे आप किससे, जो 3x प्लस 2y बराबर 2 दे रखा है, इसकी तुलना करेंगे आप a1x प्लस b1y, ठीक है ना। और ये बराबर 2 है, इस बराबर 2 को लेफ्ट में ला सकते हैं। मैं इसको इधर से लिख लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं दोबारा। जो हमारी समीकरण है इसको देखिएगा, और हम इन समीकरण को लिख रहे हैं इस रूप में, नए रूप में लिख रहे हैं। क्या है, 3x प्लस 2ky माइनस 2 बराबर 0। इसकी तुलना जब हम करेंगे किससे, a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0। तो हमें क्या मिलेगा भाई, देखो जरा, A1 x की जगह x है और A1 की जगह कितना हो गया 3, और y की जगह y है, B1 की जगह क्या हो गया, B1 हमारे पास हो गया 2k, और C1 की जगह कितना हो गया हमारे पास -2। अब सेकेंड इक्वेशन को लिखेगा आप, क्या सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस 5y और 1 को दाएं से बाएं ले आए तो -1 बराबर 0। इसकी तुलना जब आप करेंगे किससे, A2 तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से, तो हमें क्या मिलेगा देखिएगा, x की जगह x है, A2 का मान कितना हो गया, A2 का मान हो गया 2, B2 का मान कितना हो गया, B2 का मान हो गया 5, और C2 का मान कितना होगा हमारे पास, C2 का मान हो गया -1। ठीक है, अब समांतर की कंडीशन हमारे पास क्या है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। तो आप इसको रखिएगा, इस शर्त में मान रखिएगा, A1 का मान कितना है तो रखिएगा इसको, तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। इसमें हम मान रखते हैं, क्या मिला, A1 कितना हमारे पास देखिएगा 3, A2 कितना है 2, B1 कितना है 2k, और B2 कितना है 5। C1 C2 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बराबर है ही नहीं, जो बराबर है हमने इसको रख करके सॉल्व करेंगे। अब क्या करना हमने, जब दो भिन्न आमने सामने खड़ी होती है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए 5 या 15 हो गए, ध्यान दीजिएगा, 5 गुणा 3 से करा हमने तो 5 या 15 बराबर 2 गुणा 2 करिए, 2 दूनी 4, 4 की होगी। अब यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये इसको याद करके लिख लो, 4k बराबर 15, तो k कितना हो गया, k हो गया 15/4। तो इधर से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। यार ये 2 नंबर का सवाल बना आपके पास, इसे सुन रही, लेकिन क्या है इसमें मेन कि हमें शर्त याद होनी चाहिए, अगर आपको शर्त याद है तो सवाल इजीली बन जाएगा। तो शर्त क्या है समांतर की, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, ये आपको याद रखना है, और तीसरा क्या है, बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो अगर आपको ये शर्त याद है तो आराम से निकाल सकते हैं। और सिंपल सा पहले कंपेयर करिए, A1x प्लस B1y प्लस C1 से, A1 A2 का मान निकालिए, B1 B2 का मान निकालिए, C1 C2 के मान निकालिए, और जो हमारे पास सूत्र है उसमें मान रख लीजिए, तो आपका सवाल निकल आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे है, वो देखिएगा। इसको क्या लिख रहा है आपको कि प्रश्न है, C के किस मान के लिए समीकरण CX माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमें दे रखा CX माइनस वाई इक्वल टू 2, और दूसरी समीकरण हमें दे रखी है 6x, क्या दे रखी है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 के अनंत हल होंगे। दो इक्वेशन हमारे पास सामने, ठीक है नहीं। अब इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो राइट साइड में टर्म है इसको लेफ्ट में ली गई, तो हमारे पास समीकरण को मैं इधर से लिख सकता हूँ CX माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है नहीं। और इसके बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद इसकी तुलना किससे करेंगे हम, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना करने, ठीक है। तो इससे तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिला, A1 का मान कितना मिल गया हमें, C, x की जगह x, A1 की जगह C आपको दिखाई दे रहा, और B1 कितना मिला, B1 मिल गया इसका -1, और C1 कितना मिल गया, C1 मिल गया -2, ठीक है ना। इस अगली इक्वेशन हमारे पास है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो ये यहां से दिखेगा। इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करेंगे, मैंने राइट साइड वाले टर्म को लेफ्ट में लेके आएंगे, तो क्या होगा 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसकी तुलना किससे करेंगे हम, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से जब तुलना करेंगे, तो जब तुलना करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएंगे इसमें A1 A2 के मान, B2 के मान, A2 कितना हमारे पास देखिएगा, A2 मिल गया 6, B2 कितना मिला -2, और C2 कितना मिल गया हमें, C2 मिल गया -3, ठीक। अभी पूछ रहा है इसके अनंत हल होंगे, तो अनंत हल के लिए क्या सब कंडीशन हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। अनंत हल के लिए माने आपके लिए कंडीशन है संपाती, याद रखिएगा, संपाती हो, संगत शब्द आपके पास क्वेश्चन में आए तो उन सबके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, ये तीनों बराबर है। तो इसमें मान रख लीजिए आप, A1 कितना हमारे पास देखिएगा, A1 हमारे पास है C, A2 कितना हमारे पास, अब ये निकाला हमने 6, B1 कितना हमारे पास, B1 देखिएगा वो है -1, B2 कितना हमारे पास, ये हो गया -2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी गुणा इसके साथ, तो क्या होगा 2 गुणा C 2C बराबर 6 कम 6, तो यहां से मान निकाले C कितना हो गया 6/2, 2 से घटा 6 कितनी बार, 3 बार, तो हमारे पास C कितना आ गया 3, ठीक है ना। अब जरा तीसरा कंडीशन लेके देखते हैं, अगर हम A1 अपॉन A2 को B1 अपॉन B2 की इक्वल न रखें, C1 अपॉन C2 के इक्वल रखें, तब हमारे पास क्या मिलेगा, तब देखिएगा। तो अगर हम इसको रखते हैं
कौन सा? तब हम ले रहे हैं A1 अपॉन A2 बराबर C1 अपॉन C2 की कंडीशन में लेके चल रहे हैं। तो क्या हुआ? A1 कितना है? C, A2 कितना है? 6। अब देखिए C1 कितना हमारे पास? C1 हमारे पास है -2 और C2 कितना हमारे पास? -3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको जरा सॉल्व करिएगा तो क्या मिला हमें? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 इंटू सी, यदि होगा 3c इक्वल टू 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12, 12। तो c कितना हो गया? 12/3, 3 जो को 12, तो c बराबर कितना आ गया? 4। तो दो बार हमारे पास आ रहे हैं 4 और कितना? 3। अब जरा विकल्प में देखिएगा, विकल्प में क्या है? पहला विकल्प है पहला 3, दूसरा है -3, तीसरा विकल्प है सी वाला -12 और चौथा विकल्प है +12। तो हमारे पास कहीं पर भी 4 नहीं आ रहा है। कौन सा आ रहा है? खाली 3 आ रहा है। इसका मतलब जो विकल्प हमारा कौन सही है? 3 वाला। तो दो में से एक ही विकल्प आपको दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि ये भी दे दिया वो भी दे दिया। ठीक है ना? इसलिए आपको विकल्प पे भी ध्यान देना है, जल्दीबाजी में ये ना करें कि वो टिक गया कि ये सही है जी, वो तो गलत था ही, विकल्प सारे गलत थे, मैंने ये कर दिया। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है नहीं? तो आप देख रहे हैं मेन क्या है इनमें? शब्दों को आपको याद रखना होगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8। ध्यान दीजिएगा, पहले समीकरण क्या है? 3x - y इक्वल टू -8। ठीक, और दूसरी समीकरण आपके पास क्या? 6x - ky इक्वल टू -16। के हल कैसे होंगे? किस मान के समीकरण संपाती होगी? संपाती होगी, ध्यान रखिएगा 3 शब्द हैं, संपाती होना, संगत होना, अनेक हल होना, अपरिमित हल होना। ये एक ही कंडीशन को शो करते हैं, वो है कौन सी? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। आपको याद रखना है, 3 शब्द है आपके पास है। देखो पहला ये आपको याद रखना है, अपरिमित रूप से अनेक हल। एक तो ये हो गई कंडीशन। दूसरा कौन सा आपने कहा? अभी संगत हो गया। तीसरा आपने क्या कहा? संपाती कहा। इन सब के लिए कंडीशन क्या है? एक ही है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है ना? तो ये 3 ये आपको याद रखना है। इन 3 शब्दों के लिए कहीं पर भी आए तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो देखिएगा इसमें क्या बोला जा रहा था हमारे पास कि संपाती रेखाएं होंगी। पहले क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लीजिए, सरल कर लीजिए। तो 3x - y -8 उधर ले आओ, +8 बराबर 0। किससे तुलना करेंगे? पहले वाले को A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से क्या करनी है हमने? तुलना करने पर तुलना करिए। तो तुलना करेंगे, क्या मिला? A1 मिल गया हमें कितना? A1 मिल गया हमें 3, B1 कितना मिल गया? -1, y की जगह y, B1 की जगह क्या है? -1, C1 कितना मिल गया? 8। अब देखिएगा यहाँ पर फिर बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। देखिएगा इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो 6x - ky और -16 आगे क्या हो गया? +16 बराबर 0। तो किससे तुलना करेंगे हम इसकी? A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। तो तुलना करने में क्या मिला? A2 कितना मिल गया? 6, B2 कितना मिला? -k और C2 कितना मिल गया? 16। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये कंडीशन आपके सामने A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो रखिएगा मान, मैं डायरेक्ट इस पर रख रहा हूं मान को। तो हमारे पास जो कंडीशन है A1 अपॉन A2, A1 कितना हमारे पास? 3, A2 कितना है? 6, B1 कितना है? सॉरी B1 देखिएगा -1, B2 कितना है? -k और C1 कितना है? 8, C2 कितना है? 16। ठीक है ना? तो सॉल्व करिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 कम 8, 8 दूनी 16। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते थे क्या मिला? 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2। तो आप देखिएगा तुलना करेगा तो k की जगह क्या? यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो हम इसको हल करने पर k बराबर कितना आ गया? 2। चाहे आप इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, दोनों केस में एक ही आंसर आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको अलग अलग आंसर आए थे, लेकिन विकल्प दिया था आपको ताकि आप फाइंड कर पाए कि सही आंसर क्या है। ठीक समझ में आई बात? जस्ट को अगर नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कैसे करेंगे इसको। अगर मैं इसको लेता हूं खाली 1/2 इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी गुणा इधर सी गुणा इधर, तो k कम k और 2 की गुणा इधर k बराबर 2। ठीक है ना? तो इस ढंग से हम इनको करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन?
कि रैखिक समीकरण युक्त a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में केवल एक ही हल होने की परिस्थिति लिखिए। केवल एक हल होने के लिए अर्थात एक यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन आपको मैंने बता रखी, शुरुआत में बता दिया था। क्या थी कंडीशन? वो पूछा जा रहा है, आपको ये याद भी रखना है, ये भी पूछ सकता है एक नंबर के लिए। तो कंडीशन क्या होगी एक हल के लिए? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये शब्द पूछ रहा है, ठीक है नहीं। और संपाति के लिए क्या बताई थी मैंने? संपाति के लिए कर लीजिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कर लीजिए, समीकरण संगत है उसके लिए क्या करिए? तो एक कंडीशन है कि तीनों रेशियो क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है ना। और नेक्स्ट है असंगत के लिए पूरा आ जाएगा, या समांतर रेखाएं हों तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? ये दोनों बराबर हो जाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2। और ये तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? तब ये हो जाएगा यहाँ पर, क्या पर समांतर के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? समांतर के लिए कंडीशन हो जाएगी a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है नहीं। तो ये शब्द आपको याद होनी चाहिए। इस ढंग से हमारे ये क्वेश्चन पूरे हो गए इस चैप्टर के अंदर, जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है हमारा समांतर श्रेणी पे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी में जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं उनके सूत्र। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से सूत्र हमारे पास आएंगे? तो पहले सूत्र हमारे पास जो आएगा इसके अंदर कि nवें पद का सूत्र। तो nवें पद का मान के लिए हमारे पास सूत्र है, nवें पद का सूत्र tn क्या हो गया? a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें a क्या है? प्रथम पद, n क्या है? पदों की संख्या, d क्या है? सार्वंतर। d कैसे निकालते हैं हम? जो सार्वंतर आपका है वो d कैसे निकालते हैं? उसको निकालने का तरीका है कि t2 माइनस t1, दूसरे पद से प्रथम पद को हम घटा देते हैं। इसी के साथ जो सूत्र अगले पद का है बिल्कुल वही सूत्र किसका है? अंतिम पद का भी है। L क्या होगा? L इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सेम चीज वही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सूत्र हमारे पास आता है इस चैप्टर के अंदर, वो आता है योगफल का, n पदों के योगफल का सूत्र है। Sn इक्वल टू क्या हो गया? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास तीन सूत्र हमारे पास आ गए कि अगर हमें ये तीन सूत्र याद हो गए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पर बेस्ड है, इजीली हमारे से हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। तो पहला प्रश्न है जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद बताइए जब प्रथम पद a बराबर 10 और d बराबर -2 है। प्रथम पद a आपके पास दिया है, कितना दिया है इसमें? a तो दिया है प्रथम पद 10 दिया है, और d दिया है इसमें सार्वंतर -2। पूछ रहा है तीसरा पद बताइए। तो तीसरा पद nवें पद का सूत्र, तो tn का सूत्र आपके पास है a प्लस n-1 इंटू डी। आपसे पूछ क्या रहा है? तीसरा पद t3, तो n की जगह क्या रखना है? 3। मान रखिएगा a का कितना है? 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हमारे पास? -2। तो माइनस का है तो ब्रैकेट रखिएगा, सॉल्व करिए इसको। 10 प्लस 3 से गया 2 गुणा गया -2, तो कितना हो गया? 10 प्लस इंटू माइनस 2 दूनी 4, 10 में 4 गया 6। तो एक ढंग से हम इनको करेंगे। तो कौन सा विकल्प इसका सही बना? विकल्प नंबर 3 सी वाला 6, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मोबाइल स्क्रीन पर है कि समांतर श्रेणी √2, 2√2 और 3√2 का अगला पद क्या होगा? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। √2, दूसरा है 2√2 और 3√2। ये क्वेश्चन है, इसका अगला पद क्या होगा? मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म क्या होगा, ठीक है ना। तो फोर्थ टर्म क्या होगा इसके लिए हम देखिएगा कैसे निकालेंगे। इसको जरा सॉल्व करिएगा, तो समझिएगा जरा पहले कि ये है √2, ये 1√2 है, ये 2√2 है, ये 3√2 है। अगला टर्म क्या होगा? जाहिर सी बात है अगला टर्म हमारे पास हो जाएगा 4√2। इसमें ज्यादा सोचने का नहीं है, लेकिन क्या सोचने का है मैं बताने वाला हूं आपको। पहले इसको हम देख लेते हैं। इसका विकल्प क्या होगा? विकल्प में मिलाइएगा, कहीं मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है, क्योंकि विकल्प देगा, पहला विकल्प दिया 150, दूसरा 132, तीसरा 170 और चौथा दिया 180। तो इसमें तो कोई भी विकल्प सही नहीं बन रहा है। तो आप तो कहेंगे भाई 4√2 कहां से हुआ? तो यही चीज के लिए एकदम मेन है, इसको समझिएगा जरा। ये 1√2 हो गए, 2√2, ये 3√2 और ये 4√2। इसको जरा आप हल करना है, तो सरल कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये तो √2 है, इस 1√2 को मैं क्या लिखता हूँ? 2 एकम, तो क्योंकि एक जब ये बाहर 1 है, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसको देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं अंदर ले गया 2 तो ये है, और इस 2 को जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर वर्गमूल के अंदर, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 का वर्ग क्या हुआ? 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2। ऐसे ही इसको हम क्या लिखते हैं? इसको मैं लिखता हूं 2 गुणा गया 3 का वर्ग। इसको क्या लिखूंगा मैं? 2 गुणा गया 4 का वर्ग। इसको जरा सॉल्व करिएगा तो देखिएगा ये कितना हो गया? 2 गुणा गया 4 का वर्ग कितना हुआ? 16। तो कितना हो गया? √32। तो कौन सा विकल्प सही है इसके अंदर? तो हमारे पास दूसरा विकल्प बी, जो इसका आंसर है, विकल्प है, वो उसका सही है, √32। इस मामले में क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
कि निम्न एपी के अंतिम से चौथी संख्या क्या होगी। निम्न एपी के अंतिम से चौथी संख्या, देखो क्वेश्चन क्या है, वो है -11, -8, -5 अप टू 100 और ये हो गया 49। ये कह रहा है जिसमें निम्न एपी के अंतिम से चौथी संख्या, पहले वाली चौथी संख्या क्या होगी। ठीक है, अंतिम से चौथी संख्या, पहले वाली चौथी संख्या क्या होगी। तो देखिएगा इससे पहले वाली चौथी संख्या क्या होगी, तो इसको समझिएगा। पहले इसको हम, ये हमारे पास ए हो गया कितना -11, ये दूसरा पद हो गया। यहां से हम निकालेंगे सार्वंतर डी का मान, सार्वंतर का सूत्र क्या होता है T2 - T1, क्योंकि एपी ऑलरेडी गिवन है, दूसरे पद से प्रथम पद को हम घटाएंगे। ठीक है ना, तो क्या हो गया -8, इसको सॉल्व करिएगा माइनस का 11, इसको जो हम हल करेंगे तो -8 माइनस प्लस 11 में से 8 गया 3, तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया, डी का मान आ गया 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब इन सब में अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। तो अंतिम पद क्या है 49, उससे पहले वाला क्या आएगा, देखिए इसमें 3 घटा लीजिए तो क्या आ गया 46, इससे 3 पहले घटा लीजिए कितना होगा 43, फिर 3 घटा लीजिए कितना हो गया 40, फिर 3 घटा लीजिए कितना होगा 37। तो कौन सी संख्या पूछी गई है, चौथी संख्या पूछी गई है इसमें कि निम्न एपी के अंतिम से चौथी संख्या क्या होगी। तो अंतिम से चौथी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, तो चौथी संख्या क्या आ गई 37। तो कौन सा विकल्प सही है इसका पहला विकल्प सही है, 37 इसका सही उत्तर। ठीक है नहीं। अब इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी एपी के सार्वंतर का क्या होगा। तो किसी एपी का सार्वंतर क्या होगा जब A18 - A17 5 दिया है, मतलब ये आपको दिया है A18 - A17 बराबर 5, तो सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर का हम सूत्र जानते हैं, दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है वही सार्वंतर होता है। तो हमें देखिए ये क्रमागत पद है 18 और 17, सूत्र क्या था सार्वंतर का T2 - T1, मतलब दूसरे पद से पहले पद को हटाना। तो 17 के बाद क्या था 18 से पहले क्या है 17, तो 18 में 17, 18वें पद से हम 17 पद घटा देंगे, कितना अंतर आया 5। तो यही क्या है आपके पास, यही आपके पास है सार्वंतर का। ठीक, अगर हाँ यहाँ पर 16 होता या कुछ और पद होता तब अंतर, तब सार्वंतर नहीं होता, तब तो फिर कुछ और चीज होती तब उसको सॉल्व करते, तो सवाल इस ढंग से ना आता। ठीक है नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा कि किसी एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे। अगर आपको दिया हुआ है प्रथम पद ए दिया है -2 और सार्वंतर दिया है डी बराबर -2, तो पूछा जा रहा है इसके 4 पद क्या होंगे। अगर 4 पद पूछ रहा है, माने T1 पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है, T3 पूछ रहा है, T4 पूछ रहा है, तो देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे हम। तो प्रथम पद क्या है -2, तो यही तो इसका है, ए का मान जो है वही प्रथम पद है। अब अगला पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सार्वंतर को जोड़ देते हैं। तो इसमें प्रथम पद क्या है -2, अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें A + D, ये तो दूसरा पद, तो जोड़िएगा इसको जरा। तो -2 फिर प्लस -2, उसको सॉल्व करिए, -2 प्लस इंटू माइनस, कितना आ गया -4। ठीक, अब फिर इस -4 में हम क्या जोड़ देंगे, माने T3 निकालने, T3 में हम क्या निकालेंगे T2 + D निकालेंगे। तो T2 का मान कितना निकाला हमने -4, इसमें फिर वो जोड़ दीजिए, क्या सार्वंतर को जोड़ दीजिए, कितना हो गया। तो इसको सॉल्व करिएगा -4 प्लस इंटू माइनस, दोनों चिन्ह समान हो गए, कितना आ गया -6। ठीक है ना, 2 4 6। अब बिल्कुल बिना कुछ सोचे कितना लिख सकते हैं आप, क्या होगा अगला पद T4 क्या होगा 8वां। तो आगे से लीजिए, आपका पहला पद -2, दूसरा -4, तीसरा -6 और चौथा -8। तो इसमें कौन सा विकल्प सही आ रहा है देखिएगा, इसमें आ रहा है आपका तीसरा विकल्प सी वाला, -2 -4 -6 -8, ये आपका विकल्प सही आ रहा है। ठीक है ना, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। किसी एपी में डी दे रखा है, मैंने सार्वंतर दे रखा है -4, एन का मान दे रखा है 7 और ए एन का मान दे रखा है 4, तो ए का मान क्या पूछ रहा है। तो देखिएगा क्या दिया है आपको, देखें क्वेश्चन में डी दिया है -4 और एन का मान मैंने 7वां, एन पदों की संख्या दे रखी 7 और एन का मान कितना दे रखा है इसमें, वो दे रखा है आपको 4। तो पूछ क्या रहा है इसमें, ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान पूछ रहा है इसमें। तो ए एन का मतलब A7 दे रखा है, एन का मान तो दे रखा है यहाँ पर, तो A7 का मान कितना दिया है 4 और मैंने 7वां पद कर देखा, ये है 7वां पद। तो 7वां पद का सूत्र क्या होगा T7, सूत्र हमारे पास क्या है A + n - 1 × D, तो A + n की जगह क्या हो गया 7 - 1 × D। तो मान रखेंगे इसमें T7 का मान हमें कितना देगा, देखो ये दे रखा 4, इसकी जगह रखिए 4। ए हमें पूछा जा रहा है, ए की जगह ए रखिए, 7 में से किया 6, डी कितना हमारे पास वो हो गया -4। तो सॉल्व करिएगा इसको, a प्लस इंटू माइनस 6 को 24, तो यहाँ पर 4 है, इस -24 को दाएं से बाएं लेके आएंगे तो 4 + 24 बराबर a, तो कितना हो गया 28। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है नहीं,
तो ये चीज समझ में आ गई। कौन सा विकल्प सही है इसका? तो इसका विकल्प नंबर डी इसका सही है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और हाँ, इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें, ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ रहे होंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपके पास, उस एपी का 21वां पद क्या होगा जिसके प्रथम दो पद -3 और 4 हैं। 21वां पद पूछ रहा है, T21 आपसे पूछा जा रहा है, और आपको क्या गिवन है? प्रथम दो पद माने -3 और -4, प्रथम दो पद है। तो प्रथम दो पद, पहला पद कितना दिया है इसमें? प्रथम पद दो पद है -3 और दूसरा पद क्या दिया है? 4। ठीक है नहीं? तो ये प्रथम पद माने ए का मान आपको दे रखा है कितना? -3, और दूसरा पद देगा T2 4। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? डी का मान। डी का मान क्या हुआ? T2 -T1। तो 4 माइनस T1 कितना हमारे पास? -3। तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो गया? 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 7, और डी का मान कितना आ गया हमारे पास? 7। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? 21वां पद क्या होगा? तो T21 पूछ रहा है। तो T21 का सूत्र क्या हमारे पास? वही a+1 a प्लस n-1। n का मान कितना है हमारे पास? 21 -1 इंटू डी। तो मान रखेंगे a हमारे पास कितना था? -3 प्लस 21 में से गया 20। डी का मान हमारे पास कितना निकाले भी हम? 7। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा। -3 प्लस 20 सत्ते 0 का 0, 2 सत्ते कितना हो गया? 14, 140। घटा लीजिए इसको तो कितना हो गया? 137। तो हमारे पास आ गया T21 का मान, 21वें पद का मान 100। ठीक है नहीं? तो T21 का मान आपके सामने आ गया 137। तो विकल्प कौन सा सही है इसका? विकल्प है इसका बी सही है। ठीक है नहीं? ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं इसका, देखिएगा आगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें अंदर? आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है इसका कि एपी दिया है आपको 21 42 63 84 का अगला पद क्या होगा? तो ये 21 का पढ़ा लग रहा है। 21 21 42 21 या 63 21 84 21 पंजे 105। तो जैसी सी बात है, अगला पद क्या होगा इसमें? 105। विकल्प कौन सा सही हुआ? ए 105 वाला। ये चीज क्लियर होगी? ठीक है नहीं? तो चलिए एक क्वेश्चन मौखिक हो गया, और क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। देखिए अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है इसके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप। क्वेश्चन क्या है? किसी एपी का प्रथम पद है -5 तथा साधांतर है 2। तो प्रथम पद आपको गिवन है, ए दे रखा है -5 और साधांतर दे रखा है इसमें अंदर 2। तो उसके प्रथम 6 पदों का एक पद पूछा जा रहा है, S6 का मान पूछा जा रहा है। प्रथम 6 पदों का एक पद का सूत्र। तो सूत्र मैंने अभी आपको बताया, n पदों का एक पद का सूत्र n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। ठीक है ना? तो अब इसमें मान रख लीजिएगा। तो S6 पूछ रहा जा रहा है, तो n का मान कितना होगा? 6/2 2 इंटू 5 -5 प्लस n-1, n का मान 6 -1, d कितना हमारे पास देखिएगा 2। इसको मान रखिए, 2 से कटा 6, कितनी बार? 3 बार। तो सॉल्व करिएगा इसको, तो क्या होगा? माइनस का चिन्ह बाहर ले लो उससे। 2 पंजे 10 प्लस 6 में से 1 गया 5 गुणा गया 2। तो कितना आ गया साहब? 3 -10 प्लस 5 गुना 10। तो ये तो हो गया 10 से 10 कैंसिल आ गया। तो कितना होगा? 3 गुना 0 0। तो आपके पास आ गया प्रथम 6 पदों का योगफल कितना आ गया? 0। तो कौन सा विकल्प सही बन रहा है इसमें देखिएगा। तो उसमें विकल्प जो बन रहा है आपका पास सही, वो पहला विकल्प सही बन रहा है। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हुआ। तो मेन चीज क्या देख रहे हैं? फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला मान रखो, टू द फॉर्मूला। एक नंबर के जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे टू द फॉर्मूला क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखिए और फॉर्मूले मान पटक करिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज मैंने 3 का पढ़ा, 3 फिर 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, इनका योगफल क्या होगा? तो बहुविकल्पी क्वेश्चन तो आप सीधा जोड़ सकते हैं। 15 12 27 9 36 से 42 3 45। ठीक है ना? सिंपल से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो अगर यही क्वेश्चन आपके पास उसमें आ जाए, किसमें आ जाए? एक मतलब अति लघुत्री के अंदर, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 के बीच में आ जाए, तो तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना? वहां पर सिंपल सा जोड़ेंगे नहीं। लेकिन बहुविकल्प में तो सिंपल आप टेकअप कर सकते हैं, सिंपल जोड़ लो 15 12 27 करके नाम से। लेकिन अगर अतुल्य गिनती के अंदर आ गया क्वेश्चन, तब कैसे करेंगे? तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको प्रथम 5 गुणज लिख लीजिए, फिर ये हो गया पहला, ए का मान हो गया 3, डी आपने निकाल लिया 6 - 3 बराबर 3। इस ढंग से हल करना पड़ेगा। आपसे कुछ एन का मान कितना दे रहा है?
प्रथम 5 पदों का योगफल n5, तो आपको S5 का मान निकालना है। तो सूत्र आपके पास है n/2, तो n का मान कितना हमारे पास 5/2, 2a 2 into 3 प्लस n-1 5 - 1 इंटू d कितना हमारे पास, d हमारे पास है 3। तो तब भी आएगा उतना ही आंसर, लेकिन क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर बहुविकल्पी के अंदर है तो सीधा सीधा आप ऊपर लिख सकते हैं, विकल्प लिख सकते हैं। अगर आपको उसमें दे रखा है किसके अंदर 1 नंबर के लिए, अथवा उसमें अतिलघुत्री में दे रखा है, या फिर आपको 2 नंबर के लिए प्रश्न दे रखा है, तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिएगा ये मैंने कर दिया 2 3 6 5 में गया 4 4 3 12 हो गया, 12 6 18, तो 5 गुणा गया 2 18, 5 2 से कटे 18 को 2 नम 18 5 नम 45। हमारे पास इधर से आपको हल भी करना पड़ेगा अगर उस रूप में पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्या है क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी 1/4 2/4 3/4 4/4 का साधांतर बताइए। इनका साधांतर बताना है। 1/4 2/4 3/4 4/4 का साधांतर पूछा जा रहा है। तो साधांतर सिंपल सा है भाई, क्या है साधांतर कोई बताए, T2 - T1। ठीक है ना, तो दूसरा पद क्या है 2/4, प्रथम पहला पद क्या है 1/4। देखो दोनों का हर कैसा है समान, एक बार लिखेंगे तो 2 - 1 कितना हो गया 1/4, ये जरूर से साधांतर निकालेंगे। इतने इजी क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ठीक है ना, अगर लेकिन क्या है उसके लिए इजी है जो वीडियो को बराबर देखेगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता रहेगा। ठीक है ना, वही कर पाएगा, नहीं तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पद क्या होगा जो अभी हमने क्वेश्चन बनाया था। देखिएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है √8 √18 √32 का अगला पद क्या होगा। अगला पद लिखिए। ठीक, कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें अगला पद लिखिए। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको एकदम का, तो उसको आपको क्या करना है, पहले इसके फैक्टर करिए। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 गुणा गया 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 गुणा गया 2। अगला पद क्या है देखो, ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग। अगला क्या होगा भाई, अगला होगा 5 का वर्ग माने। ठीक है नहीं, ये इसको चलो इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, इसको इधर से लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणा गया 2, ये 3 का वर्ग गुणा गया 2, ये 4 का वर्ग गुणा गया 2, ये क्या आएगा फिर यहाँ पर 5 का वर्ग गुणा गया 2। तो 5 का वर्ग क्या हो गया भाई, इसको देखिएगा इस वाले को पोर्शन को, 5 का वर्ग हो गया 25 गुणा गया 2, तो ये हो गया √50। तो अगला पद क्या होगा √50। तो ढंग से आपको इसको बनाना है। इनको समझिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है और यहाँ पर लड़के फंस जाते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं इसको, तो फंस जाते हैं लड़के। ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है नहीं, तो अगर लेकिन आपको क्या है जरा ध्यान देने का पड़ेगा इन क्वेश्चन पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर नेक्स्ट 3, 6, 9, 12 ये दे रखा आपके पास। क्या है 3, 6, 9, 12 और डॉट 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 का 300 दिया है लास्ट टर्म का में कुल कितने पद हैं। आपसे n पूछ रहा है कुल कितने पद हैं। तो कुल कितने पद हैं देखिए, आपको n का मान पूछ रहा है और अंतिम पद आपको दे रखा है 300। तो यहां से हमारे पास मिल गया a कितना है 3, d कितना है 6 - 3 बराबर 3। ठीक है ना, और अंतिम पद आपको दिया हुआ है। अंतिम पद क्या है इसमें l 300, n का मान पूछ रहा है। अंतिम पद का सूत्र मैंने बता रखा आपको, l = क्या होता है a + n - 1 इंटू d। तो मान रखेगा, तो l का मान कितना हो गया 300 बराबर a कितना हमारा 3, n की जगह n रखिए, d हमारे पास हमने निकाला भी कितना 3, तो 3 को लेके आइए पहले। तो 300 - 3 बराबर n - 1 इंटू 3, तो घटा के कितना आ गया आपके पास 297 बराबर n - 1 इंटू 3। या करके लिख लीजिए इसको, क्या n - 1 इंटू 3 बराबर 297। तो यहां से हमने इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो n - 1 कितना हो गया हमारे पास 297/3। तो भाग दीजिए देखो इसको, 3 नम 27, 2 बचा, फिर 7 27, 3 नम 27। तो n - 1 बराबर 99, -1 को बाएं से दाएं लेके जाइए। तो क्या हो गया 99 + 1 हो गया, कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 99 + 1 कितना हुआ भाई, ये हो गया 100। n का मान कितना हो गया 100। तो इस ढंग से हम इसको मान निकाल सकते हैं। तो कुल कितने पद हो गए इसके अंदर, कुल पद हो गए आपके 100। ठीक है नहीं, आई होप क्लियर हुआ होगा, वीडियो में आपको आनंद भी आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपके स्क्रीन पर है कि एपी गिवन है। एपी क्या आपके पास गिवन कि 3, 8 और क्या दिया है देखिएगा 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा
पद जो है 78 है। ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सा पद 78 है, तो हमें मालूम नहीं कौन सा पद 78 है, हम उसको कहते हैं मान लेते हैं, माना कि इसका एनवा पद 78 है। तो हमने कहा कि माना कि ये क्या कहा कि एनवा पद टीएन कितना है 78 है। अब सवाल से देखिएगा, सवाल से हमें क्या मिल रहा है, ए 3 और डी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डी T2 माइनस T1। T2 कितना है इसमें देखिएगा 8 माइनस 3 कितना होगा हमारे पास 5, तो हमारे पास डी का मान निकल गया 5, ए का मान हो गया डी, आपसे पूछा, और टीएन आपको गिवन है 78, तो टीएन का सूत्र हमारे पास क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुटअप करिएगा इसमें 78, ए का मान हमने निकाला 3, एन का मान हमारे पास क्या है, एन की जगह एन ही रखिए -1 इंटू डी हमने कितना निकाला 5। अब इसको सॉल्व करके 3 को लेके आइए, तो ये हो गया -3, ठीक है नहीं, और इसको क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 5, तो 78 में 3 कितना हो गया 75। अब इस 5 को भी हम दाएं से बाएं लेके आएंगे, यहाँ पर गुणा में है, जब दाएं से बाएं आएगा तो कहां चल जाएगा, भाग में, तो यहाँ क्या बचेगा खाली n माइनस 1, तो इसका भाग दीजिए, कितने बजे 75, तो हमारे पास 15 बजे 75। पहाड़े भी इसके अंदर याद होने चाहिए। तो अब देखिएगा n माइनस 1 कितना मिला हमें 15, तो -1 को बाएं से दाएं लेके जाएंगे आप, तो कितना हो गया 15 16, तो 16वां पद का मान कितना है 78। आई होप हमने काफी क्वेश्चन बना लिए समांतर श्रेणी के, और उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको क्लियर भी हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, वो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति का। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है निर्देशांक ज्यामिति, जिस पर हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो इससे पहले वही, अगर हम क्वेश्चन पे पहुंचे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, इसके फॉर्मूले, ठीक है, कुछ बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ ताकि हमारे ये क्वेश्चन हमारे जो आने वाले हैं वो सब आसानी से आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ये होता है आपका कार्तीय तल, इस कार्तीय तल में ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपके पास वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे जो निर्देशांक लिए जाते हैं, कोई भी पॉइंट यहाँ पर जो होगा उसका होगा वो x,0, माने एक्स एक्स के निर्देशांक होंगे आपके पास x,0। अगर हमें वाई एक्स पे चल रहे हैं, वाई एक्स पे कोई पॉइंट है उसके निर्देशांक में लिए होंगे तो 0,y। इस पर एक विस्तार से मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं कि क्वांटिटी ज्योमेट्री क्या है, इसका फंडामेंटल क्या है, एक एक चीज मैंने वहां पर क्लियर करके दे रखी है, तो आप वहां देखिएगा जरूर। चलिए हम आते हैं इस टॉपिक पर। ये क्या हमारे पास एक्स एक्स पर कोई पॉइंट लेंगे x,0, वाई एक्स पे कोई पॉइंट लेंगे 0,y, और जहां पर एक्स एक्स और वाई अक्ष करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा होते हैं 0,0, और मूल बिंदु का हम शो करते हैं किससे, O से। क्यों, क्योंकि O मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स मूल बिंदु, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये 4 चतुर्थांश हमारे पास हैं, ये 4 चतुर्थांश, प्रथम वाला इसके साइन होते हैं प्लस प्लस, और ये सेकंड चतुर्थांश इसके साइन होते हैं माइनस प्लस, और थर्ड वाले के माइनस माइनस, और फोर्थ वाले के होते हैं प्लस और माइनस। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं, कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, बोला किस चतुर्थांश में है, हालांकि क्लास 9 का है लेकिन फिर भी पूछ लिया उन्होंने 1 नंबर के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, वो अगर आपको उस कोऑर्डिनेट को देख करके आप पहचान सकते हैं कि किस चतुर्थांश में है। मान लिया हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है 2,3, पूछ लिया किस चतुर्थांश में है, तो आप बोल सकते हैं कि पहले चतुर्थांश में है, ठीक। और अगर आपसे पूछ लिया -2,5 है तो किस चतुर्थांश में होगा, सेकंड वाले में होगा। अगर आपसे पूछ लिया -4,-6 है तो किस में होगा, वो तीसरे चतुर्थांश में है। अगर आपसे पूछ लिया कि 4,-6 है तो किस में होगा, वो होगा आपके पास फोर्थ चतुर्थांश में है। ये कब कर पाएंगे हम, जब हमें इनके चिन्ह भी मालूम होंगे कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या है, द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या है, थर्ड वाले के चिन्ह क्या है, फोर्थ वाले के चिन्ह क्या है, ये आपको मालूम होंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज थी जिसको मालूम होना। इसके लिए अब आते हैं इसके फॉर्मुलों पर आते हैं। फॉर्मुले क्या है इसके, सबसे पहला फॉर्मुला इसके अंदर है 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र, ठीक। 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र क्या है, डी बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताया है सेक्शन फॉर्मूला, इसका इस पर मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं इस वीडियो को पूरा। तो ये है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई रेखाखंड है आपके पास, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है x1 और y1, दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x2 और y2, एक पॉइंट P है जिसे कोऑर्डिनेट कैपिटल X और कैपिटल Y है, और इसको m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस x और y के मान क्या होंगे, और इसके मान होंगे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ये तो किसके निशान हो गए, x वाले के। अब y के लिए क्या होगा, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस
एन। ठीक है नहीं, तो इस ढंग से ये आपके फॉर्मूले हो गए, ये फॉर्म, और इनको आपको याद भी रखना है। थर्ड जो फॉर्मूला हमारे पास आता है इसके अंदर वो आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र वो क्या है? अगर एक ट्रायंगल आपको दिया है, एक त्रिभुज आपको दिया है ABC, उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, इसका है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है आपको x2 y2, इसके आपके पास x3 और y3, और तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्या बनेगा? उसका मैंने आपको तरीका भी बता रखा याद करने के लिए कि क्या है याद करने का तरीका कि 1 2 3, इस पर हम याद करेंगे। पहले हो गया 1 तो x1, फिर अंदर क्या आएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस, फिर अब 2 की बारी है x2, 2 के बाद अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद क्या आएगा y1 माइनस y2। ठीक है नहीं, तो ये आपके पास क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब इसमें कंडीशन आती है संदेह वाली। संदेह के लिए क्या है? संदेह का मतलब होगा कि 3 बिंदु एक ही लाइन में होंगे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। अगर तीनों एक ही लाइन में होंगे तो पॉइंट कैसा होगा? संदेह बिंदु होंगे। और संदेह बिंदु के लिए क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हो जाएगा क्या? 0। ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। तो इस ढंग से आप इनको, ये सूत्र आपको जो है याद रखने हैं, इन क्वेश्चन को, सॉरी, इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो हम आसानी से जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको समझ में आएंगे। और एग्जाम के लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग 5 से 6 नंबर का आपके पास इससे आता है, अगर आप इसको ध्यान से इन सूत्रों को याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम इनके क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। वही अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। वो क्या होंगे? कोई बताए? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या है? अभी मैंने बताया आपको क्या है, x, 0। ये हमारे पास एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट लेंगे तो x, 0, y अक्ष पर कोई पॉइंट लेंगे तो क्या होगा? 0, y। उसी ढंग से y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? वो होगा 0, y। क्योंकि एक्स अक्ष पे क्या होगा? y तो चल ही नहीं रहा है। एक्स एक्स पे हम चल रहे हैं तो खाली एक्स एक्स के पॉइंट लेंगे, वाई के पॉइंट तो नहीं लेंगे। तो वाई के पॉइंट क्या होगा? 0। तो निशान क्या होगा? x, 0। जब वाई एक्स पर चलेंगे तो एक्स वाई पे चल रहे हैं, एक्स के पॉइंट तो नहीं लेंगे हम, तो एक्स का पॉइंट क्या होगा? 0, 0, y। तो आपका आंसर क्या होगा? पहला वाला एक्स एक्स पर बिंदु का निशान क्या होगा? ए विकल्प, x, 0। ठीक है नहीं। दूसरा आपके पास है -2, -4 किस बिंदु के चतुर्थांश है? देखो फिर वही क्वेश्चन आगे मैंने बताया था आपको, ये चतुर्थांश थे। इसमें किसके साइन किया? पहले वाले के प्लस प्लस, अभी बताया मैंने आपको, ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। तो किस के हैं? पूछ रहा है -2, -4 किस चतुर्थांश में होगा? ये होगा आपका थर्ड वाले चतुर्थांश में ये होगा। दूसरा क्वेश्चन है समदूरस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? समदूरस्थ माने समान, दूरस्थ माने दूरी, जो समान दूरी पर हो, अर्थात पहला विकल्प इसका सही है। ठीक है नहीं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एक्स वाई में एक्स को क्या कहा जाता है? जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं ये x, y, तो x वाला क्या होता है? ये होता है भुज, और ये वाला होता है कोटि, और इन दोनों को मिला के बनता है निर्देशांक। तो पहला वाला एक्स वाई में एक्स को क्या कहा जाता है? भुज कहते हैं, वाई वाले को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु कहां पर है? जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष करता है, इसके निर्देशांक मैंने आपको बताया क्या होगा? 0, 0 है। नेक्स्ट है निम्न में किस में कोटि को किससे परिचित किया जाता है? कोटि से हम बताते हैं हमेशा वाई को बताते हैं। नेक्स्ट है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिएगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? ध्यान दीजिएगा इस पे। 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, तो उसके लिए कैसे करेंगे हम? दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। डी क्या है? डी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? देखिएगा ये हमारे पास x1 कितना है? 2, y1 कितना है? 3, और x2 कितना है? x2 हमारे पास 4, y2 कितना है हमारे पास? 1। अब इसमें मान रख लीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र में d बराबर x2 - x1। x2 कितना हमारे पास? 4, x1 कितना है? 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1, y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4 में से 2 गया 2, 2 का वर्ग, 1 में से -3 गया, घटाएंगे तो -2 बनेगा इसका स्क्वायर। तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और -2 का वर्ग में क्या होगा? 4, क्योंकि माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस।
तो कितना हो गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा गया 2, 4 2 12 है, तो 4 का वर्गमूल क्या हुआ 2, तो 2 अंडर रूट 2, या अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो डायरेक्ट लिखना चाहे अंडर रूट 8, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है ना। तो इस ढंग से आप करेंगे। देखिए अब देखते हैं विकल्प में कौन सा सही है। इसका विकल्प हमारे पास दे रखे इसमें कोई विकल्प अंडर रूट 8 का तो विकल्प ही नहीं दिया है, तो कौन सा विकल्प सही है इसका 2 अंडर रूट 2, पहला विकल्प इसका 2 अंडर 2 वो सही है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। यदि बिंदु 4, P व 1, 0, ध्यान दीजिएगा 4, P और दूसरा है 1, 0 के बीच की दूरी 5 मात्रक है, ये देखा, तो P का मान बताइए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा इसमें, क्या है सूत्र देखिएगा इसमें, D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इधर दोबारा लिख लेते हैं सूत्र को। सूत्र क्या है हमारा, D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट अप करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास हो गया ये x1 y1, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास x2 y2। अब वैल्यू पुट अप करेंगे इसमें, जरा देखिए x2 कितना हमारे पास, x2 हमारे पास 1, x1 क्या हमारे पास 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास 0, y1 कितना हमारे पास p का होल स्क्वायर, d का मान हमारे पास कितना दे रखा है 5। तो जब हम p हमें ये ऐसे क्वेश्चन सामने आएंगे तो हमें पहले क्या करना होगा, वर्गमूल का चिन्ह हटाना होगा, ठीक। तो हटाने का तरीका क्या है, वर्गमूल का उल्टा क्या होगा वर्ग, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, तो ये 5 का क्या हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा। और इसको यहाँ पे सॉल्व करिए, इसको 1 में 4 का 3 माइनस 3 का वर्ग, और ये क्या हो गया 0 माइनस p का होल स्क्वायर, इन सब का क्या वर्ग करेंगे, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा, और ये माइनस 3 का वर्ग क्या हो गया 9, और ऐसे ही माइनस p का वर्ग क्या हो गया p स्क्वायर, 9 को इधर लेके आइए 25 माइनस 9 बराबर p स्क्वायर, 25 से 9 गया 16 p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर हमें कितना मिल गया 16, तो p क्या हो गया वर्गमूल प्लस माइनस 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो p का मान कितना मिल गया हमें प्लस माइनस 4, ठीक है नहीं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही आया, तो पहला विकल्प इसका सही आया, p का मान प्लस माइनस 4। ये क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन आपके थोड़ा लेंथी क्वेश्चन करके बन के आते हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन बन के आते हैं। हालांकि यहाँ पर भले 1 नंबर के लिए दिया है, लेकिन आप ये मान के चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन बन के आएंगे। लेकिन बाई चांस अगर ये बहुविकल्प के रूप में आता है तब आपको इन से इसको सॉल्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बिंदु 2, 3 व 4, 1 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। 2, 3 और दूसरा देखा 4, 1 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु क्या होगा, ध्यान दीजिएगा हमारे पास एक रेखाखंड है ए और बी, मैं इसी को लेकर चलता हूं सवाल को, 2, 3 और ये हो गया हमारे पास 4, 1, ठीक है ना। अगर मैं इसको मान लेता हूं क्या x1 और इसको मान लेता हूं y1, इसको मान लेता हूं x2, इसको मान लेता हूं y2, और मध्य बिंदु हमारे पास ये हो गया ये p, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे ये आपको याद भी रखना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक वो होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है नहीं। इसका क्यों होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु बोला है तो मतलब ए बी रेखाखंड को 1:1 के अनुपात में बांटेगा, इसलिए यहाँ पर m और n का वैल्यू जो होगा 1 1 होगा, तो तब उस हिसाब से सूत्र बन जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये मध्य बिंदु आपका बना सूत्र। अब इसमें मान रखने का है, इन दोनों का मध्य बिंदु बोल रहा है, तो देखिएगा पहला क्या होगा x1 प्लस x2 बटे 2, तो मान रखिएगा इसमें x1 प्लस x2 बटे 2। x1 क्या है हमारे पास देखिएगा 2 प्लस 4 बटे 4, तो 6 बटे 2 कितना हो गया 3, तो कितना है हमारे पास 3। नेक्स्ट हमारे पास है y1 प्लस y2 बटे 2, कितना होगा 3 प्लस 1 बटे 2, कितना 3 प्लस 1 बटे 2, ये कितना होगा 4 बटे 2, तो 2 से घटा 4 कितनी बार आ गया 2, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए, वो हो गए 3, 2, ठीक है ना। तो इस ढंग से हम इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो कौन सा विकल्प सही बना इसका भाई, इसका विकल्प कौन सा सही बना, इस पे तो विकल्प ही सही नहीं दिया है, तो इस ढंग से आपको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 2, 3 दिया है, जबकि क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 3, 2। तो आपको ये भी ध्यान रखना है विकल्प का। लेकिन जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें विकल्प या उत्तर गलत दिया हो तो भी उसके नंबर आपको मिलते हैं, तो इसे चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि बिंदु
4,7 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, ये बोला जा रहा है। 4,7 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी भाई? तो एक्स अक्ष से दूरी का मतलब क्या होगा? तो हमारे पास दो बिंदु हो गए 4,7, दूसरा एक्स अक्ष से दूरी बोल रहा है। तो एक्स अक्ष पर जब भी हम कोई निर्देशांक लेंगे वो क्या होगा? x,0 होगा, ठीक है। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। ये मौखिक वैसे सवाल है, कैसा सवाल है? मौखिक सवाल है। तो इसको समझिएगा कि ये आपको कहा जा रहा है, चित्र में इसके माध्यम से बताइएगा मैं आपको। ये कोई पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर, क्योंकि प्लस प्लस साइन है तो प्रथम चतुर्थांश में हो गया 4,7 और ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है नहीं, और ये वाई अक्ष हो गया। तो क्या प्रश्न है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो ध्यान देने पहले इसको समझ लेंगे आप, तो इसको जब समझ में आएगा आपको तो क्लियर हो जाएगा। क्या ये हमारे पास था, अगर इसका हम जब चित्र बनाते हैं 4,7 का, तो ये एक्स अक्ष पे कितना चला? एक्स अक्ष में यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 4, और वाई अक्ष पे कितना चला? मैंने यहां से लेकर यहां की दूरी कितनी है? 7। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि एक्स अक्ष क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? 4,7 की दूरी एक्स अक्ष से क्या होगी? तो एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कहां होगी? तो एक्स अक्ष से दूरी ऊपर की तरफ भी होगी, वो क्या है? 7, ठीक है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई पॉइंट वाई यहां होता और उसमें पूछा जाता है, इसी प्रश्न में पूछा जाता है कि वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? तो वाई अक्ष से दूरी आपके पास हो गई वो 4 हो जाती है इसकी, ठीक है नहीं। तो इस ढंग से आपको ध्यान रखना है कि आपको कहां से पूछा जा रहा है, एक्स अक्ष से पूछा जा रहा है या वाई अक्ष से पूछा जा रहा है। एक्स अक्ष से पूछा जा रहा है तो आपको वाई अक्ष पे पॉइंट लेना है, अगर वाई अक्ष से पूछा जा रहा है तो एक्स अक्ष पे आपको पॉइंट लेना है। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पर है, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी समान है, क्या ये बिंदु संरेख हैं? तो संरेख के लिए कंडीशन क्या है कि संरेख के लिए कंडीशन है कि तीनों बिंदुओं को एक ही रेखा पर होना चाहिए, ठीक है नहीं। लेकिन यहां पर क्या बोला? समान दूरी पर है। तो समान दूरी अलग चीज है और एक ही रेखा अलग चीज है। तो समान दूरी पर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में समान दूरी होती। अगर हम देखें तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तीनों भुजा क्या है? तीनों पॉइंट आपके पास ये पी क्यू आर ये कैसे हैं? समदूरस्थ हैं। तो क्या ये संरेख है? नहीं है। तो ये कंडीशन जो पर कहा जा रहा है कि क्या अगर 3 बिंदु समान दूरी पर हैं संरेख है, तो बिल्कुल गलत है। ये 3 बिंदु अगर समान दूरी पर है तो संरेख होना जरूरी नहीं है। कब जरूरी है? अगर तीनों बिंदु हमारे पास किस पे हो? एक ही रेखा पर हो, तब जाके वो संरेख होगा, ठीक है नहीं। चलिए हमने काफी क्वेश्चन बना लिए, अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद हम इसको करते हैं वीडियो को वाइंड अप। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जो आपको प्रश्न कह रहा है इसके लिए अभी चित्र बनाइएगा। ये 1 नंबर का सवाल नहीं है, ये 2 नंबर का सवाल है। तो उसको लिए आप पहले हमेशा चित्र बनाएगा। आपके पास जब भी निर्देशांक ज्यामिति का सवाल आएगा तो चित्र जरूरी है। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस में चित्र जरूरी है, इसलिए उसे इसमें भी चित्र जरूरी है। तो 2 बिंदु दे रखे हैं -1,7 और 4,-3, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटता है। हमने मान लिया पॉइंट पी है जो उसको 2:3 के अनुपात में बांटता है, और पी के निर्देशांक क्या मान लिया हमने? x, y। तो आप देख रहे हैं जब भी ऐसा अनुपात वाला सवाल आएगा तो सेक्शन फॉर्मूला का सूत्र आपको याद होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला का सूत्र क्या है कि mx2 + nx1 / m + n, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें से my2 + ny1 / m + n, ठीक है नहीं। ये सेक्शन फॉर्मूला को अनुपात में ये लगना है, ठीक। हम फिलहाल पे ले रहे हैं 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के प्रश्न पे आए इसमें। तो किस अनुपात में विभाजित करता है? तो मैं x y के मान पूछता है। तो अब इस पे देखिएगा, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो ये m का मान कितना हमारे पास? 2, n का मान कितना है? 3, ठीक है नहीं। तो इसमें मान रखेंगे हम सूत्र में। तो x कितना हमारे पास? mx2 + nx1। m कौन है हमारे पास? देखिएगा 2, x2 कितना है हमारे पास? x2 है हमारे पास 4 प्लस nx1, n कितना है? 3, x1 कितना हमारे पास? -1 बटे m + 1, 2 + 3। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हुआ? 2 चौको 8 प्लस इंटू माइनस, 3 कम 3 और ये 5, 8 में 3 गया 5, 5 बटे 5, 5 से 5 कटा कितने का? एक बार। तो x का मान कितना आ गया? 1। अब y पे आइए, y क्या कहता है? my2, तो 2 गुणा गया। y2 का मान कितना हमारे पास? देखिएगा y2 का मान हमारे पास है -3, तो माइनस वाले टर्म को हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा। प्लस ny1, n कितना है? 3, और y1 कितना है हमारे पास? वो है 7 बटे m + n, 2 + 3। तो सॉल्व करिएगा इसको, माइनस चिन्ह आ जाएगा बाहर, 2 3 6 प्लस 3 7 21 बटे 5 घटाइएगा। 21 में 6 गया 15, 15 बटे 5, 5 से घटा 15 कितनी बार? 3। तो y का मान कितना आ गया आपके पास? 3। तो हमारे पास जो आंसर आ गया
जो निर्देशांक जो उसको विभाजित करता है वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 1,3। तो ये हमने निकाल लिया। तो इस ढंग से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को बनाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे, और इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेके आएंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।